पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? कह रहे हैं 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है किस तरीके से। तो हल करके बताते हैं आपको बेटा। हाँ, यहाँ लिखेंगे हम 156। ठीक है ना, इकाई के स्थान बचा है तो ये 2 से कटेगा। काटते हैं 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18। 3 से कटेगा, ठीक है ना, 3 कम 3, 3 3 9, और फिर यहाँ आगे 13 कम 13। तो 156 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार है? 2 बार, यानी कि 2 गुणा 2, 3 गुणा 13। ठीक है, सो 2 गुणा 2, 3 गुणा 13। ये ऑप्शन नंबर जो डी है बेटा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 96 और 404 का महत्तम समापवर्ती, मौसा 4 दे रखा है, तो 96 और 404 का लौशा लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा? आप जानते हो ये प्रथम संख्या आपकी, ये द्वितीय संख्या। आप जानते हो बच्चों, क्या जानते हो कि जो प्रथम संख्या होती है गुणा द्वितीय संख्या जो होती है वो HCF गुणा LCM होती है। बिल्कुल, प्रथम संख्या में 96 दे रखी है, द्वितीय संख्या में 404 दे रखी है। ठीक है, महत्तम समापवर्ती को हम HCF कहते हैं, 4 दे रखा है, और हमें LCM लौशा ज्ञात करना है। 4 इधर गुणे में, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे, 4 1 कम 4 0, 4 1 कम 4। ठीक है, तो आपको गुणा कर देना है 101 को 96 से। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 96 96। ठीक है बेटा, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ये आपका लॉशअप आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 96 96 कहीं दिखना है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 12 15 21 का LCM क्या है बच्चों? ठीक है, 12 को मैं काटता हूँ, तो यहाँ 12 लिखा, तो काटो, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। फिर 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 5 15, 5 1 कम 5, और 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 7 21, 7 1 कम 7। देखो बेटा, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 है 1 बार। ठीक है, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। ठीक है, और 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। अब देखो बेटा, ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में है। ये 3 जो है वो तीनों में है, तो 3 तीनों में, इसकी अब हमें निकालना है LCM, जो तीनों में उसकी अधिकतम घात लेते हैं। 3 ही है, जो नंबर बच गए उनको गुणे में डाल दो, 2 की पावर 2 5, और ये गुणे में 7, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 को 2 बार गुणा करना है। फिर ये 5 7 क्या हो गया? 35। ठीक है, अब आपको 4 तिया 12, ठीक है, 12 को गुणा कर देना है आपको 35 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 420 आंसर। तो कहीं 420 दिख रहा है? दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता? धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 2 का नहीं हो सकता। देखो, इधर विषम है, इधर विषम है, 3 5 एक विषम संख्या होती है। 6 ये +2 है, तो ये +2 जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये क्या नहीं हो सकता? विषम संख्या नहीं हो सकता। इस बहुपद का शून्य क्या होगा? ठीक है, तो एक तो हल कर सकते हैं, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। शून्य क्या होता है? जो उसको शून्य बनाता है, क्या करता है बेटा? उसको शून्य बनाता है। तो अगर x की जगह पे 2 रखे देखें, ठीक है, तो देखो बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड चेक कर रहे हैं। हाँ, x की जगह पे 2 रख रहे हैं, 2 का वर्ग, x की जगह पे 2 रखा, ठीक है, और ये +6, तो ये हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 ही है। ठीक है, अरे यार, मेरे मन में कैलकुलेशन पहले ही चल रही है ना। 2 दूनी 4, 10, और ये 4 और 10 6 10 हो जाएगा, 10 में से 10 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 ने संतुष्ट कर दिया, क्या 1 भी संतुष्ट कर रहा है? वो भी चेक कर लो। x के जगह पर आप 1 रख के देखेंगे, 1 का वर्ग 5, और ये सो देखो, ये 1 5 1 कम 5 +1 6 और 1 7 माइनस के 5, तो ये 0 नहीं बना रहा है, 2 आ रहा है घटाने पर। 2 ने तो किया आपका, बट 1 नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये पता लग रहा है कि पहले और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब थर्ड ऑप्शन पे चेक करो, 2 कर रहा है, अब 3 भी कर रहा है कि नहीं वो देख लो बस। ठीक है, तो x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 5, और ये 3 दिया 9, 5 दिया 15, और 6 9 6 15, हाँ ये कर रहा है, तो ये 0 बना रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड और सी
2 और 3 ये सही हो जाएगा। कह रहे यदि बहुपद के शून्य बराबर किंतु विपरीत हो तब ए का मान क्या होगा। देखो बेटा, प्रश्न में देखो बच्चों, ए के स्थान पर 1 है एक्स स्क्वायर का गुणज, बी के स्थान पर ए है, ठीक है, और सी के स्थान पर माइनस के बी है, ठीक है। हमसे बोल रहे हैं जो शून्य है, माना जो शून्य है ना बेटा, अगर पहला वाला अल्फा है तो दूसरा वाला उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा होगा। ये तो चलो अल्फा की जगह है, ये बीटा की जगह पर है। आप जानते हैं जो शून्य को गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है C/A, है कि नहीं। तो अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह 1/अल्फा है, ठीक है। सी की जगह माइनस का भी है और एक की जगह पे 1 है। अल्फा से अल्फा कटा तो तिरछे गुणा करोगे 1 कम 1 माइनस का बी, माइनस इधर आ जाएगा तो बी का मान हो जाएगा -1। ओके बच्चों, -1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। कह रहे हैं किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। px बोला है ना, तो x अक्ष में कितने कट पॉइंट मिल रहे हैं उतने शून्य के। ये x अक्ष है, 1 कट पॉइंट 2 कट पॉइंट मिल रहे हैं तो कितने शून्य होंगे, 2 शून्य। आगे बढ़ो। कह रहे हैं ये 2 समीकरण यूं आपको दे रखे, बोल रखा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो क्या होता है बेटा, अद्वितीय हल होता है ना। मतलब अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ एक हल होता है, संगत होता है। इसके कितने हल होंगे, ठीक है बेटा। तो पहले a1/a2 निकालो, ठीक है, और फिर हमें निकालना पड़ेगा b1/b2। चेक करके देखते हैं क्या होता है। a1 x का गुणज, पहला वाला देखो बेटा 2 है ना, यहाँ 2 आ जाएगा, और दूसरा वाला कितना है, 4 है x का गुणज। तो 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर y का गुणज 3, ये b1 होता है, और फिर यहाँ पर y का गुणज 6, b2। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब हमें निकालना है c1/c2, ठीक है। c1 कितना है बेटा, ये प्लस के 5, इधर आके माइनस के 5 होगा, ठीक है। कितना होगा, -5 होगा। और इधर जो 15 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, -15। माइनस से माइनस कटा, 5 1 कम 5, 5 3 15। तो ये दो तो बराबर हैं, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है समांतर रेखा को, ठीक है। समांतर रेखा कभी प्रदर्शित नहीं होती है तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर, कोई हल नहीं होगा। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखा कैसे होगी, कोई हल नहीं है तो समांतर होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, समांतर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे इसका हल क्या होगा, ठीक है। हल क्या होगा बेटा, जो देखो यहाँ से ऑप्शन तो चूज कर लो ना, यहाँ से जो संतुष्ट करेगा वो हल होगा। राइट लेफ्ट को सॉल्व करने का राइट देता है तो हल होगा। एक्स की जगह पर पहले ऑप्शन पे आते हैं, एक्स की जगह पर 1 और वाई की जगह पर क्या रखते हैं, -1 रख दिया। 5 कम 5, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8। देखो बेटा, बाएं पक्ष को सरल करने पे आ रहा है ये मान, ठीक है ना। तो ये संतुष्ट कर रहा है तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन से ही आंसर निकाल दिया बिना हल किए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, कोई हल नहीं होता है, असंगत कहलाता है। अगर हल होते हैं तो संगत कहलाते हैं। समीकरण युग्म का हल क्या होगा बेटा, इसको हल कर लीजिए। x + y बराबर आपके पास 7 है और x - y बराबर आपका 1 है। हल कीजिए, जोड़ेंगे तो ये कटना, 2x बराबर 7 और 1 8, 2 चौके 8, तो x का मान 4 आ जाएगा। देखो बिना हल के ही पता लग गया, x 4 दिख रहा है यहाँ पे, 4 और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भी y निकाल के दिखाता हूँ, y 3 आएगा। देखो बेटा, x + y 7 है, x का मान आपको कितना मिला, 4, ठीक है। प्लस का 4 उधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। बिंदु में पहले x होता है, y, x हमें 4 मिला, y हमें 3 मिला, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कह निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, द्विघात क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात होता है। तो मुझे देख के ही पता लग गया कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, देखो बेटा, हल करेंगे a का वर्ग b का वर्ग 2ab, इधर गुणा कर दोगे 2x 2 3 6
प्लस का 2x माइनस का 2x कटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6 इधर आ गया, प्लस का 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई नहीं होगा। दूसरा अगला बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 4 हो तो k का मान क्या होगा। मूल 4 का मतलब पता है क्या होता है बेटा, ये जो x बराबर 4 है ना, इसको संतुष्ट करेगा इस समीकरण को, क्योंकि वो मूल है। तो जहाँ x है वहाँ हम 4 रख देंगे। ठीक है, x की जगह पर क्या रख देंगे, 4, और फिर हल करते हैं। 4 का वर्ग क्या होता है, 16, यहाँ पर 4k और ये माइनस के 4, 16 का 16, 16 दिन 32, 16 दिया 48, 48 माइनस 4 4k, 48 में से 4 घटाएंगे 44 प्लस के 4। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 4k, तो माइनस के 4 है, इधर आके गुणे, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 से काटो 4 एकम 4 एकम, तो k का मान आ जाएगा माइनस के 11। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल इतने और इतने हो वो क्या होगा। यानी कि हमें अल्फा दे रखा है 2 और बीटा दे रखा है माइनस के 2, हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है बेटो, उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, अल्फा 2 है, बीटा माइनस के 2 है, ये एक्स, अल्फा 2 बीटा माइनस के 2, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म कहानी, 2 दूनी 4 माइनस के 4 यहाँ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति यानी कि विविक्तिकर निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है। जब जब प्रकृति बोलेगा ना तो हमें विविक्तिकर ज्ञात करना होता है। चूंकि ए के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 4 है, बी के स्थान पर एक्स का गुणज 4 है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और सी क्या है बेटा, अचर पद 1। ठीक है ना, मान रख देते हैं, यहाँ पर बी का मान कितना है, 4 वर्ग, ए है आपका 4, सी है आपका 1, 4 का वर्ग 16, 4 16, तो डी का मान आ गया 0। जब डी 0 आता है तो वास्तविक मूल होते हैं और समान होता है मूल। ठीक है ना, तो वास्तविक और बराबर, समान को बराबर कहते हैं, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आपको विविक्तिकर ज्ञात करना है। ठीक है, डी ज्ञात करना है, सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ए क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणज 2, बी क्या है, एक्स का गुणज माइनस के 4, सी क्या है, अचर पद 3। सूत्र में रख देते हैं, बी है माइनस 4 का वर्ग 4, ए है 2, सी है 3, 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है बच्चों, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। ठीक है, तो माइनस के 8 आ गया आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे यदि द्विघात समीकरण के समान मूल है तो ए का मान क्या होगा। मूल समान होने पे, देखो बेटा मूल समान है, अगर मूल समान है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि डी 0 है, और अगर डी 0 है यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0 है। ठीक है, यानी कि माइनस के 4ac इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 4ac। चूंकि ए के स्थान पर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणज ए है, बी के स्थान पर माइनस के 4 है, एक्स का गुणज, और सी हमारा क्या है 1, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, सूत्र में रख दो, तो बी का मान है माइनस के 4 वर्ग 4, ए का मान है बेटा ए, और सी का मान है 1, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 16, 4 है, 4 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, 4 चक्कू 16, तो ए का मान क्या आ जाएगा बच्चों 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इसका मूल क्या होगा। मूल क्या होता है बेटा, जो संतुष्ट करता है समीकरण को, है ना, जो समीकरण को क्या करे बच्चों, संतुष्ट करे। तो इसको हल करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0।
इसका गुणज कुछ नहीं, तो एक ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको गुणा करे तो 2 आए और जोड़े तो 3। 2 एक कम 2, ठीक है, माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से x ओबनिस्ट, एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, यहाँ x बाहर आ गया तो 2, यहाँ कुछ भी ओबनिस्ट नहीं तो 1 ले लेंगे। यहाँ से जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो ओबनिस्ट निकाला है उसके दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको 0 मानोगे तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 देगा। इसको 0 मानोगे तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 देगा। तो आंसर आएगा 1 और 2। 2 1 1 2 बात एक ही है, ठीक है। सार्वंतर ए और सार्वंतर डी क्रमशः क्या है? ए मतलब प्रथम पद है 3/2। सार्वंतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। द्वितीय पद 1/2, प्रथम पद है 3/2। बट्टे में 2 है तो ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा। सो माइनस के 2/2, 2 एक कम 2, माइनस का 1, ठीक है। तो पहले आएगा 3/2 और माइनस के 1, ठीक है, 3/2 माइनस के 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस एपी का 30वां पद क्या है बेटा? तो प्रथम पद है 10, सार्वंतर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद 3, हमें 10वां पद निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है? 10 बोले, एक कम कर दो, a + 9d। ए है 10, डी है माइनस के 3, 9 3 27 प्लस गुणा माइनस माइनस होता है बेटा, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 17। अच्छा 30वां पद बोला है, मैं 10वां पद निकाल रहा हूँ यार, ठीक है। ऐसे 30वां पद निकाल के बताओ बेटा ऑप्शन क्या सही होगा। मैंने 10वां पद निकाल दिया था, 30वां पद क्या होगा बेटा? a 30 होगा, a + 29d। इसको हल करके बताओ कितना आएगा। इस एपी का कौन सा पद 27 है बच्चों? कौन सा पद? देखो एपी का प्रथम पद 5 है, सार्वंतर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे 2 है, कौन सा पद? nवां पद 27 है, तो हमें n की गणना करनी है, ठीक है। आप जानते हो an बराबर होता है बच्चों a + n - 1 × d होता है कि नहीं। an आपका 27 है, a आपका 5 है, n आपको ज्ञात करना और d आपका 2 है। प्लस का 5 इधर के -5 करोगे तो घटाएंगे तो 22 बचेगा, है ना। ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटोगे तो 2 एक कम 2 एक कम 11, माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 1 n, तो n का मान आ जाएगा 12। तो 12वां पद होगा आपका 27, 12वां पद, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं इसके प्रथम 22 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। एन बराबर सूत्र आप जानते ही हैं, n/2 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है। n 22 बोला है तो n 22 हो जाएगा, 22 पदों का योगफल। ए क्या है? प्रथम पद 8 है, सार्वंतर क्या होगा? द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद यानी कि माइनस के 11, ठीक है। और n की जगह पर रखना है 22, बट्टे में 2 2a, ए है 8, n 22 - 1 और d कितना है? माइनस के 11, ठीक है। अरे यार ये तो 3 प्लस का था, मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस का है ना, तो d कितना आ जाएगा? d आपका आ जाएगा 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 5 आएगा, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ी आपकी पूरी क्वेश्चन को ले डूबती है। 2 एक कम 2 एक कम, 8 दूनी 16, यहाँ से क्या बचा? 21 गुणे माइनस के 5, तो 11 21 पंजे क्या होता है बेटा? प्लस माइनस माइनस, 21 पंजे 105, है ना, 105 घटाएंगे, 5 में से 6 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, है ना। 9 में से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस के 89 गुणे 11, तो 11 9 99, यहाँ से लगा 9, 11 88 और 9, ठीक है। 88 और 9 कितना हो जाएगा? 85 87 नेगेटिव का, है ना। क्या बोल रहा हूँ यार, 98 97 हो जाएगा, 979, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, असमान हो, बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। तो उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। ये जो आकृति आपको दे रखा है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो देखो थेल्स का प्रमेय लगता है कि नहीं लगता है, पहले वो हम चेक करेंगे। थेल्स का प्रमेय लगाना है तो ए डी बट्टे डी बी किसके बराबर होना चाहिए? ए ई बट्टे ई सी के होना चाहिए, तभी ये डी ई समांतर होगा बी सी के। ठीक है ना, पढ़ रखा होगा 6.2 में। ए डी हमें दे रखा है 1, डी बी हमें दे रखा है 1.5, ए ई हमें दे रखा है 2 और ई सी दे रखा है हमें 4। देखो पॉइंट हटाएंगे, एक स्थान एक जीरो पड़ गया, काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इधर 2/3 है, इधर 1/2 है। ठीक है, तो पहला ये जो ऑप्शन है वो गलत है। फिर बोल रहे हैं कि लंब होगा, लंब तो कभी हो ही नहीं सकता, और डी ई बराबर बी सी है। कह रहे हैं कि जो डी ई है वो बी सी के बराबर है ना, ये भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा कैसी होती है? बराबर होती है, समानुपाती होती है, ना तो समांतर होती है ना ही समानुपाती होती है। बेटा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात समानुपाती होता है। संगत भुजा आपस में समान अनुपात में होते हैं। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन तो बाकी दो दिख नहीं रहे हैं बच्चों। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है वो हमें देखना है। तो यहाँ से देखिए बेटा बी सी और यहाँ से पी क्यू। ठीक है, कौन सा त्रिभुज समरूप होगा वो आपको बताना है। ठीक है, फिर देखो बेटा अंडर रूट यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से अगर बात करें ए सी बट्टे आपका ले सकते हैं आप पी आर। ठीक है, तो ए सी कितना है बेटा हमारे पास 3√3 और ये है 6√3, √3 से √3 कटा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। फिर देखो बेटा बी सी बट्टा पी क्यू, ये 6/12 है, 6 कम 6, 6 दूनी 12। और दूसरा हमारे पास क्या है? ए सी बट्टे पी आर 3.8/7.6, 38 दूनी 76 होता है। संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। तो ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है। मेन मुद्दा क्या था कि कौन सा समरूप है? तो देखो यहाँ से ए सी है, यहाँ से बी सी है और यहाँ से फिर ए सी है। तो सिमेट्री क्या बनी? ए सी, सी के बाद क्या आ रहा है? बी। तो त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा। इसके यहाँ से किससे स्टार्ट हो रहा है? पी आर। ठीक है, पी आर, आर के बाद क्या आ रहा है? क्यू। ठीक है, तो पी आर, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना आर पी। एक सेकेंड, अब देखो बेटा बी सी आप ऐसे लिया, हमने लिया ए सी बी, ऐसे होगा ए सी बी। और ये है बेटा हमने स्टार्टिंग कहाँ से की था? यहाँ से ना आर पी क्यू, ये होगा। ठीक है, ऐसे देख लो बेटा। तो ये बना था हमारा कौन सा? ए सी बी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज किसके? आर पी क्यू के, आर पी क्यू। ये दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ये परफेक्ट सिमेट्री है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, मान लीजिए कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल इतने और इतने हैं और ई एफ इतना है, तो बी सी कितना होगा? देखो बेटा दो त्रिभुज आपस में पहले ही समरूप बोल दिया है। ये त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक है, नाम दे देते हैं, ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है। इसका क्षेत्रफल 64 है, इसका क्षेत्रफल कितना? 121 है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बेटा? ई एफ ये दे रखा है, तो इसकी संगत भुजा ये हुई। आप जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, पर मैं 6.6 के अनुसार एरिया ए बी सी, एरिया डी ई एफ, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, उनकी संगत भुजा इसकी क्या है? बी सी।
और इसकी संगत भुजा क्या है, EF। संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, है ना। तो ये दे रखा है 64, ये दे रखा है 121। ठीक है, इस भुजा को आप x मान लो, x बट्टे EF का मान आपको दे ही रखा ऑलरेडी। EF कितना दे रखा है, 15.4 है ना, इसका वर्ग। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे हल कर सकता हूँ, 64 को लिख सकता हूँ 8 का वर्ग, 121 को लिख सकता हूँ 11 का वर्ग। ठीक है, तो इसको टोटल का वर्ग कर दो, 8/11 का टोटल का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, घात की तुलना कर देंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ बचा 8/11 और यहाँ x 15.4। ठीक है, तिरछे गुणा करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 8, जो बट्टे में था वो गुणे में आ जाएगा। ठीक है, जो गुणे में था वो बट्टे में आ जाएगा। 11 कम 11, 11 चौको 44। ठीक है, अब आपको गुणा करना है 1.8 को गुणा करना है आपको 8 से, तो ये आ जाएगा 14/8 144। सॉरी 14/8 144 कैसे हो जाएगा, 11 कम 11, 11 चौके 44। तो 1.4 को गुणा करना है 14/8 ना, 14/8 112। क्या बोल रहा हूँ यार, हाँ 11.2 आ रहा है सेंटीमीटर। ठीक है, 11.2 कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज, देखो बेटा समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं वैसे तो, पाइथागोरस प्रमेय से भी हो जाएगा। शीर्ष लंब डालते हैं, शीर्ष से लंब डालो, यहाँ पर इसकी निकालनी है। ठीक है, अब देखो बेटा भुजा कितनी रखी, 20 सेंटीमीटर ये है, ये 20 सेंटीमीटर है, सामने वाला भी 20 सेंटीमीटर ना टोटल। ठीक है, ये टोटल है, लंब डाला तो 90 इंच का कोण बनेगा। और ये जो हिस्सा है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, लंब डालने पे आधा कर देता है, इतना हिस्सा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोण कितना है 60 डिग्री, और ये ऊंचाई आपको निकालनी है भाई साहब। और ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसमें त्रिभुज नियम लगा दो ना, ABC और ये D है, तो त्रिभुज ABCD में आपको AD निकालना है, और आपको ये पता है। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या है आधार, लंब बट्टा आधार tan थीटा, थीटा क्या है 60, तो tan 60 का मान √3, ये बट्टे का इधर के गुणा में आ जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 10√3। ठीक है, त्रिकोणमिति लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय से भी हो जाता 10√3, ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज ABC में AB 12 है, AC 13 है और BC 5 है, तो कोण B कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 13 का वर्ग 5 का वर्ग प्लस 12 के बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब ऐसा होता है तो उसके सामने वाला कोण 90 अंश का होता है, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज को संतुष्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी को, पाइथागोरस प्रमेय को, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कोण होगा बेटा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखो बेटा आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, तो इस रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखो बेटा आपके पास क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है कि वृत्त की, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये स्पर्श रेखा गया है समांतर, एक यहाँ की है और एक यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 10 होगा, त्रिज्या ही हुआ, ये त्रिज्या है ये त्रिज्या है, तो 10 और 10 इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और P स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो PO क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है NCERT का। आपके पास एक वृत्त है, एक बिंदु है, बाहर लेना है P, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक PA खींची गई है और एक PB खींची गई है, वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, इससे इसको मैच करो,
इससे इसको मैच करूँ, कर दिया। ये 80 के कोण पे झुकी हुई है, ठीक है। हमें निकालना है POA, POA ये वाला कोण। एक नंबर का प्रश्न है। तो ये जो त्रिभुज होता है बेटा, इस त्रिभुज के सर्वांशम होता है, यानी कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतने ही कोण यहाँ बनेगा। तो पहले ये टोटल कोण निकाल लो यहाँ पर, ठीक है। टोटल कोण जितना आएगा यहाँ पर जो कोण होगा उसका आधा हो जाएगा। अपन में 10.1 से जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का जो कोण होता है 90 होता है। ये भी 90 है। और ये क्या है बेटा, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना है, 360 होता है। तो कोण A प्लस P प्लस B प्लस O 360 होता है, ठीक है। A का मान 90, ठीक है ना। ये त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखा, इसके बीच 90 अंश का कोण बनता है प्रमेय 10.1 के अनुसार। P 80 है, B 90 है, O ज्ञात करना है। तो 90 90 180, तो ये हो गया 260। 260 उधर जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100। O कोण आ गया 100। तो जो कोण आपको निकालना है वो उसका आधा होगा। तो जो आपको मान लो ये x कोण निकालना, वो क्या होगा बेटा, 100 का आधा हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री। 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, एक वृत्त है, ठीक है। एक बिंदु दे रखा है इस पर, तो इस बिंदु से हम एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 90 डिग्री केंद्रीय कोण और R त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणा πr²। क्वेश्चन में थीटा की जगह पर 90 दे रखा है, आर की जगह आर ही दे रखा है। 90/360 πr², 0 0 कटा 9 चौको 36, तो आंसर आएगा πr²/4, ठीक है। πr²/4, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये वृत्त है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है बच्चों, वो उसके व्यास होता है। क्या होता है बेटा, सबसे बड़ी जीवा, लिख लेना। सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, और व्यास क्या होता है 2 गुना त्रिज्या। और हमें क्वेश्चन में त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, आपके पास एक वृत्त है, ठीक है। ये आपका केंद्र से कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो चाप है बेटा ए से बी, इस ये जो है ना बच्चों, ये चाप है, इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक, तो चाप की लंबाई ए बी, सूत्र क्या होता है θ/360 गुणा 2πr। थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, बट्टे में 360, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। 4 बार कटेगा, 0 से 0 कटा 9 चौको 36, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 से 4 कटना, तो कितना बचा 22 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 22 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ये वृत्त है, ठीक है, और उसकी ये जो त्रिज्या है उसमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, समकोण अंतरित करती है। जो थीटा दे रखा है ना 90 डिग्री दे रखा है। दीर्घ त्रिज्याखंड ये बड़ा वाला, ये निकालना है। तो ये क्या होगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसका होता है θ/360 πr²। 360 πr², तो
पाई का मान क्या है बेटा, त्रिज्या हमें क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पाई का मान लेने के लिए 3.14, 3.14, आर का मान है 10, थीटा का मान दे रखा है, समकोण अंतरित करती है, समकोण का मतलब 90 डिग्री बट्टे 360, काटोगे ठीक है 10 का वर्ग यानी कि 100, इसको हल कीजिए, गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा, लॉस ऑफ 4, 4 एकम 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 314, 4 में से 1 गया 3 बट्टे में 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 314 को ना पहले गुणा करना है 3 से, जो कि आपका आएगा 942, और फिर उसको आपको भाग दे देना है 4 से। जैसे ही भाग दोगे तो ये आ जाएगा 235.5, 235.5 कहीं दिख रहा है क्या, पहला ही ऑप्शन, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान के कोने में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकते हैं। ठीक है, वर्गाकार खेत है, पहले देखो बेटा खेत है ये वर्गाकार, ठीक है, खेत 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है घोड़े को, यस, और वो इतना घास चर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोण कितना है 90 है, क्योंकि वर्ग है, थीटा आपका 90 है, जो रस्सी की लंबाई है वो 7 मीटर है, यानी कि 8/7 हो गया, तो इतना हिस्सा वो चल सकता है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, जिसका सूत्र होता है बच्चों थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। मान रखो पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 8, 7, 4 बार जाएगा, 0 से 0 9 चौको 36, 7 से 7 कटा 2 दूनी 2 एकम 2, 11 7 77 बट्टे 2, काटोगे इसको 77 को तो 2 3 6, 1 बचा, ठीक है, 2 8 16 और 2 5 10, ठीक है, 38.5 मीटर स्क्वायर, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा।